आदाब। मैं सोनिया सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। आज बात तेजी से गुजरते साल 2021 की। जी हां, अब साल 2022 की आमद है। हर तरफ जश्न का माहौल है। ऐसे वक्त में मौका है पिछले साल 2021 के उन सिग्निफिकेंट लम्हों की याद को ताजा करने का जो साल 2021 के नाम के साथ हमेशा याद रखे जाएंगे। यानी दुनिया भर में पेश आने वाले वो मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स जिनकी वजह से खुद 2021 हमेशा याद किया जाने वाला है। साल 2021 की बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक के चैलेंजेस के साथ लोगों ने खुद को एडजस्ट और एकोमोडेट करते हुए भी नए साल 2021 का पुरजोश इस्तकबाल किया था और 1 जनवरी की रिवायत को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश की। बेहतर जिंदगी की नई उम्मीदों और उमंगों का जश्न तो मनाया ही, हमेशा की तरह इस मौके को खास बनाने के लिए पैंडेमिक की वजह से रुके हुए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की। ऐसी शुरुआत अफ्रीका में देखने को मिली, जहां 1 जनवरी को पैंडेमिक की वजह से रुके हुए अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया की सिंबॉलिक तौर पर ऑफिशियल शुरुआत की गई। वहीं वेस्ट एशिया में 2 जनवरी को सऊदी अरब और कतर के साथ डिप्लोमेटिक क्राइसिस को खत्म करते हुए उनके साथ लगने वाले बॉर्डर और एयर स्पेस को खोलने का फैसला किया गया। याद रहे कि सऊदी अरब, मिस्र, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन ने कतर पर हार्ड लाइनर इस्लामिक ग्रुपों की हिमायत का इल्जाम लगाते हुए साल 2017 में पाबंदियां लगा दी थीं। हालांकि कतर ने अपने ऊपर लगे तमाम ऐसे इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया था। दरअसल साल 2021 के शुरू में भी कोविड-19 पैंडेमिक का कहर दुनिया भर में जारी था। 2 जनवरी को ब्रिटेन में पहली बार खोजे गए अल्फा वेरिएंट की पहचान 33 कंट्रीज में हुई थी। 6 जनवरी को गामा वेरिएंट की पहचान सबसे पहले ब्राजील से लौट रहे जापानी मुसाफिरों में हुई थी और 8 जनवरी 2021 तक पूरी दुनिया में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी। 12 मार्च को कई कंट्रीज ने ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन खास तौर पर सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस का यूज करना बंद कर दिया था। 20 मार्च को WHO और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज को थ्रोम्बस का कोई लिंक नहीं मिलने की वजह से कई कंट्रीज ने वैक्सीन का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया। डेल्टा वेरिएंट, जिसकी पहचान सबसे पहले भारत में हुई, मिडिल अप्रैल में डेल्टा वेरिएंट का पहले ब्रिटेन में पता चला था और 2 महीने बाद ये वेरिएंट वहां एक तीसरी लहर में मेटास्टेसाइज्ड हो गया। सरकार को फिर से लॉकडाउन हटाने में देर लगी, जो जून के लिए टाल दिया गया। 10 नवंबर को जर्मनी में 30 साल से कम उम्र के लोगों को मॉडर्ना वैक्सीन देने की एडवाइस दी गई। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला। कुछ दिनों बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया। ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में ज्यादा इन्फेक्शियस निकला। लेकिन हम अपने मुल्क भारत की बात करें तो यहां 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। देश में पहली बार सामने आने वाले मामले के लगभग 1 साल बाद 19 जनवरी 2021 को लक्षद्वीप अपने पहले केस की रिपोर्ट करने वाला भारत का लास्ट रीजन बन गया। फरवरी 2021 तक डेली केसेस कम होकर 9000 तक रह गए थे। हालांकि अप्रैल 2021 की शुरुआत में ही तबाही फैलाने वाले इन्फेक्शन ने एक मेजर सेकेंड वेव की शक्ल लेकर पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले लिया और 9 अप्रैल को भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई और 12 मई तक भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस वाले दूसरे नंबर का मुल्क बन गया।
अप्रैल के लास्ट तक भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 25 लाख तक पहुंच गई थी और औसतन 3 लाख डेली नए केसेस सामने आने लगे थे, जिसकी वजह से रोजाना 2000 कोविड पेशेंट्स की मौत की खबर आने लगी थी। मई के आखिर में नए मामलों के नंबर्स में तेजी से गिरावट आने लगी और 25 मई को 1,95,994 नए मामले सामने आए, जो अप्रैल के बाद रोजाना के नए मामलों का लोएस्ट नंबर था। हालांकि मोर्टालिटी रेट हाई ही रहा और 24 मई को भारत में कोविड की वजह से 3 लाख मौतें रिकॉर्ड की गईं। वैक्सीनेशन की बात करें तो पहले फेज की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से की गई, जिसमें 10 मिलियन हेल्थ वर्कर्स और इसके बाद 20 मिलियन फ्रंटलाइन वर्कर्स को टारगेट किया जाना था। टारगेट था कि पहले फेज को 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की वजह से 3 अप्रैल को इन ग्रुप्स के लिए रजिस्ट्रेशन को बंद करना पड़ा। इस तरह 67% हेल्थ वर्कर्स और 47% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज मुकम्मल कर दिया गया था। 45 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों को इस बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज 1 मार्च से शुरू किया गया और 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाया जाना शुरू हो गया और 22 अक्टूबर आते आते भारत में 1 बिलियन लोगों को वैक्सीन के टीके लगा दिए गए, जिसमें 700 मिलियन सिंगल डोज और 300 मिलियन दूसरे डोज के टीके शामिल थे। कोविड-19 पैंडेमिक और वैक्सीनेशन की तादाद में जारी शह और मात के खेल के साथ साथ दुनिया के मंजरनामे पर सियासी रस्साकशी भी जारी रही। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 के नतीजों पर सियासी खींचतान जोर पकड़ने लगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाते हुए दबाव बनाने की कोशिश की। इसी दरमियान ट्रंप के हामियों ने व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया। नए चुने गए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ओथ की याद दिलाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के कमिटमेंट को पूरा करते हुए घेराबंदी खत्म करने की अपील की। इसके बाद जो बाइडेन ने 20 जनवरी को एक हिस्टोरिकल सेरेमनी में अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ ली। डेमोक्रेटिक लीडर बाइडेन को 78 की उम्र में चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पोस्ट एंड प्राइवेसी की ओथ दिलाई। उनसे पहले इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ लिया। वो अमेरिका की 49वीं वाइस प्रेसिडेंट बनी। इस तरह उन्हें अमेरिका की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनने का प्राइड भी हासिल है। साल 2021 पॉलिटिकल उलटफेर के साथ साथ अहम इंटरनेशनल नेगोशिएशंस का गवाह भी बना। 22 जनवरी 2021 को यूनाइटेड नेशंस के जरिए द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को लागू किया गया। हालांकि भारत यूनिवर्सल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और वेरीफाइबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सबसे ज्यादा अहमियत देता है और उसके लिए कमिटेड भी है। जून के महीने में ब्रिटेन में दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले मुल्कों की समिट G7 में पैंडेमिक से रिलेटेड अहम ऐलान किया गया। G7 के सभी मुल्क कोरोना वायरस से फैले पैंडेमिक के कहर को देखने के बाद फ्यूचर के लिए एक्शन प्लान को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे, जिसका मकसद फ्यूचर में फैलने वाले किसी भी पैंडेमिक के टीकों को डेवलप करने में लगने वाले टाइम को 100 दिनों से कम करना था। याद रहे कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान दुनिया को इसकी पहली वैक्सीन पाने के लिए लगभग 10 महीनों का इंतजार करना पड़ा था। इसके साथ ही साथ फरवरी में अमेरिकी सीनेट ने अपने दूसरे इम्पीचमेंट के मुकदमे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक्विट कर दिया। मार्च में पोप फ्रांसिस ने इराक में ग्रैंड अयातुल्ला अली अल सिस्तानी के साथ मुलाकात की
जो एक पोप और एक ग्रैंड अयातुल्ला के बीच मुलाकात पहली बार हुई थी। 11 अप्रैल 2021 में पानी तक पहुंच को लेकर कॉन्फ्लिक्ट के चलते किर्गिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर झड़प शुरू हो गई थी, जिससे 55 लोगों की मौत हो गई और कुछ 50,000 लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। रूसी क्रिमिनल हैकर्स के जरिए मई में करवाया गया एक साइबर हमला कॉलोनियल पाइपलाइन को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। 12 जून को G7 लीडर्स ने कम से 15% की मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट को वापस करने पर एग्रीमेंट कर लिया। लिथुआनिया ने जुलाई में ताइवान को विल्नियस में एक एक्चुअल एम्बेसी खोलने की इजाजत देने के लिए एग्री हुए, जो एक ऐसा डिसीजन है कि चीन को बाल्टिक मुल्कों के साथ रिलेशंस को ढाल बनाने के लिए प्रवोक किया। साल 2021 एक्सट्रीम वेदर का भी गवाह बना। अमेरिका के साउथ वेस्ट इलाके में रिकॉर्ड सूखे की मार पड़ी, तो वहीं बेल्जियम और वेस्टर्न जर्मनी में रिकॉर्ड सैलाब से तबाही मची। ग्रीस के जंगल भयानक आग की चपेट में धधक रहे थे, तो वहीं भारत और नेपाल में बेमौसम बारिश से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। यही वजह रही कि ग्लासगो में COP26 की कॉन्फ्रेंस में मेंबर मुल्कों ने मीथेन एमिशंस में कमी लाने के साथ साथ क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए कदम उठाने का अहद लिया गया। लेकिन जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी लोगों की जिंदगी में दाखिल हुई, कार्बन एमिशंस अपनी हद को पार कर गए। COP26 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कंसर्न्स की बात नहीं की, बल्कि क्लाइमेट फ्रेंडली डिसीजंस और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमिटमेंट को भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में भारत ने पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं और जमीनी सतह पर काम हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उसूलों पर चलना होगा। यहां अकेले चलने से टारगेट हासिल नहीं होगा। कोविड-19 की वजह से बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ 2020 में इंटरनेशनल लेवल पर माइग्रेशन का सिलसिला 2021 में भी जारी रहा। हालांकि दुनिया भर में माइग्रेशन का मसला कितना बड़ा और कितना संगीन था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अगर हम अमेरिका के सदर्न बॉर्डर की बात करें, तो अक्टूबर के महीने में 1.7 मिलियन लोग अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए, जो 1960 के बाद की सबसे बड़ी संख्या थी। इसकी वजह कोविड-19, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल और नेचुरल कैलामिटीज के साथ साथ हेती के प्रेसिडेंट के असैसिनेशन के बाद में अर्थक्वेक ने हेती के हजारों लोगों को दूसरे मुल्कों में माइग्रेट करने पर मजबूर किया। याद रहे कि इस अर्थक्वेक में 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में गैर कानूनी तौर पर एंटर करने वाले लोगों की संख्या में 2020 के मुकाबले 2021 में 70% इजाफा देखा गया। फ्रांस के इलीगल माइग्रेंट्स के जरिए अंग्रेजी चैनल क्रॉस करने की वजह से पेरिस और लंदन से फ्रांस के डिप्लोमेटिक रिश्तों पर गहरा असर पड़ा। इस बीच बेलारूस के माइग्रेंट्स को लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड में एंटर करने के लिए अपने इलाके को पार करने के लिए एनकरेज किया, ताकि यूरोपीय यूनियन पर 2020 में बेलारूसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में धांधली के विरोध में लगाए गए सेक्शंस को हटाने के लिए दबाव डाला जा सके। इस तरह के क्राइसिस को अगले सालों में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। दुनिया भर में करीब 84 मिलियन लोगों को उनके घरों से माइग्रेट करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक कोलैप्स और क्लाइमेट चेंज ने माइग्रेशन की संख्या को ज्यादा कर दिया। 2021 के 15 सितंबर को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने एक साथ मिलकर ऑकस नाम की एक नई ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ऐलान किया। इस समझौते की सबसे अहम बात यह है कि इसमें न्यूक्लियर पावर से चलने वाली अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बनी 8 सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देने का वादा किया गया है। खास बात यह है कि अभी तक इस तरह की यूएस टेक्नोलॉजी का एक्सेस सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के पास है।
इस डील का मकसद इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बरकरार रखना बताया गया है। हालांकि तीनों लीडर्स में से किसी ने भी चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन ऑगस्ट को मोटे तौर पर चीन की बढ़ती असर्टिवनेस के रिएक्शन तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चीन ने इस समझौते को बेहद गैर जिम्मेदाराना और एक तरह का पोलराइजेशन करार दिया है। लेकिन सिर्फ चीन ही इस सौदे से नाखुश नहीं है, बल्कि फ्रांस भी नाराज है, क्योंकि ऑकस एक ऐसा नया समझौता है जिसकी वजह से 2016 में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच 37 बिलियन US$ के समझौता टूट गया है, जिसमें 1 दर्जन डीजल और बिजली से चलने वाली सबमरीन को बनने की उम्मीद थी और ऑकस ने उस पर पानी फेर दिया है। नतीजे के तौर पर फ्रांस ने कैनबरा और वॉशिंगटन में अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया, जिसकी किसी भी मुल्क के बायलैटरल रिलेशंस में ऐसी रिवायत नहीं रही है। अफगानिस्तान में 2001 से ही इक्तिदार में आने की कोशिश में जुटे तालिबान को 2021 के अगस्त में कामयाबी मिल गई। 15 अगस्त 2021 को काबुल को अपने कंट्रोल में लेने के बाद तालिबान ने अपनी खुद की सरकार बना ली है। 15 अगस्त 2021 को काबुल के प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया था। तालिबान लंबे वक्त से अफगानिस्तानी फौज और अमेरिकी फौज के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। मई से ही अलग अलग इलाकों में शुरू हुआ तालिबान की जीत का सिलसिला 15 अगस्त को काबुल में आकर रुका। उस वक्त के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने के बाद तालिबान ने प्रेसिडेंट पैलेस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह 2 डिकेड की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल समेत पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल था। जगह जगह तालिबान के लड़ाके घूम रहे थे और आम लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे थे। काबुल के एयरपोर्ट से बड़ी तादाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिका समेत नाटो ग्रुप के दूसरे देशों ने सबसे पहले अपने मुल्क के लोगों को निकाला। सभी देश 30 अगस्त से पहले ही अपने मुल्क के बाशिंदों को अपने अपने मुल्क वापस बुला चुके थे। 30 अगस्त के बाद करीब 15 दिनों तक काबुल से कोई एरोप्लेन नहीं उड़ पाया। हालांकि अब कतर और पाकिस्तान के एरोप्लेन्स काबुल तक उड़ान भर पा रहे हैं। खास बात यह है कि दुनिया के नक्शे पर अभी भी पूरी तरह से तालिबान हुकूमत को मंजूरी नहीं मिली है। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन जैसे देश अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन पूरी तरह से तालिबान सरकार के साथ हैं। हालांकि चीन पहले ही इकोनॉमिक एड देने के ऐलान कर चुका है, जबकि पाकिस्तान तालिबान की सरकार बनाने में अहम रोल अदा कर रहा है। तालिबान ने भी दुनिया से अपील की है कि वह उसकी सरकार को मंजूरी दे। वहीं कई मुल्कों ने भी तालिबान से विमेन को उनका हक देने की मांग की है। सप्लाई चेन का लड़खड़ाना भी 2021 की मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स में से एक है। सप्लाई चेन 2021 में एक डोमेस्टिक टर्म बन गया। बिजनेसमैन के लिए दहाइयों तक आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन के सक्सेस की कुंजी मानी जाती थी, लेकिन 2021 में उन कंपनीज की लागत में गिरावट और मुनाफे में बेहतरी देखी गई जिनका अपना सप्लाई चेन था। लेकिन जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसने बिजनेस के नेगेटिव पहलुओं को पूरी तरह से उजागर कर दिया। पैंडेमिक के फर्स्ट वेव ने कारखानों को बंद कर दिया और बहुत सी कंपनियों ने अपनी सप्लाई बंद हो गई। लिहाजा प्रोडक्ट को स्टोर करना एक बड़ा इशू बन गया और जब कंज्यूमर की मांग 2021 में बढ़ी तो बहुत सी कंपनियों ने अपनी सप्लाई को नाकाफी पाया, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स दुनिया भर के बंदरगाहों पर शिपिंग कंटेनर्स में भरे पड़े रहे। इसके अलावा कुछ और भी वर्ल्ड इवेंट्स हैं जिनका साल 2021 में खास सिग्निफिकेंस है। अब उन पर एक नजर। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया वैक्सीन को एंडोर्स किया। 17 अक्टूबर को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी। 3 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के तीसरे गैर वेस्टर्न वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज को ऑथराइज किया। 11 नवंबर को स्पेसएक्स ने क्रू 3 मिशन की शुरुआत की। नवंबर में ही अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के जवाब में बीजिंग के
2022 विंटर ओलंपियाड का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया। 9 से 10 दिसंबर तक अमेरिका ने टू रिन्यू डेमोक्रेसी एट होम एंड कन्फ्रंट ऑटोक्रेसीज अब्रॉड के मकसद से द समिट फॉर डेमोक्रेसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्गेनाइज किया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।